हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मैं शशिकांत चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी के। और इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको कम से कम 5 क्वेश्चंस मिलेंगे जो इस वीडियो से रिलेटेड होंगे। डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, इस वीडियो से आपको कम से कम 5 क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेके सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। तो असम राज्य में स्थित नेशनल पार्क आपको बताना है और 4 ऑप्शन है आपके सामने। पेरियार नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क। तो सही आंसर है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो असम में। बाकी के जो ऊपर के 3 जो ऑप्शन हैं उनके बारे में भी देख लिया जाए। तो पेरियार नेशनल पार्क की अगर बात करें तो पेरियार नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो केरल में स्थित है। तो पेरियार से रिलेटेड कोई भी टर्म आएगा और स्टेट पूछेगा तो उसका आंसर केरल होगा। जैसे कि पेरियार नदी किस राज्य में स्थित है, तो केरल में। मुल्ला पेरियार डैम किस राज्य में है, तो केरल में। और पेरियार झील कहाँ पे है, तो केरल में। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो केरल में। तो पेरियार से रिलेटेड कोई भी अगर चीज पूछा जाएगा तो उसका आंसर केरल होगा। कंचनजंगा नेशनल पार्क की अगर बात करें तो कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में स्थित है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है क्योंकि इससे रिलेटेड एक दूसरा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का एकमात्र मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो भारत का एकमात्र मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है, तो कंचनजंगा नेशनल पार्क है। मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन डिक्लेयर करता है, तो यूनेस्को डिक्लेयर करता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में है। पेरिस, और पेरिस किस देश की राजधानी है, फ्रांस की राजधानी है। तो इस तरीके से भारत का एकमात्र मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है, तो कंचनजंगा नेशनल पार्क है। और भारत में अब तक टोटल कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गए हैं, तो 42 हो गए हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क की अगर बात करें तो ये किस राज्य में स्थित है, बिहार में। और काजीरंगा तो नेशनल पार्क असम में है, ठीक है। तो असम राज्य से रिलेटेड अगर देखा जाए नेशनल पार्क तो और टोटल कितने नेशनल पार्क हैं असम में, तो 7 नेशनल पार्क हैं। उनमें से एक है काजीरंगा नेशनल पार्क। इसके बाद अगर देखा जाए तो मानस नेशनल पार्क भी असम राज्य में स्थित है। नमेरी नेशनल पार्क भी असम में है। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क भी असम में है। औरंग नेशनल पार्क भी असम में है। रायमोना नेशनल पार्क भी असम में है। और अभी हाल ही में लेटेस्ट जो नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है असम का 7वां नेशनल पार्क, वो है देहांग पटकाई नेशनल पार्क। तो देहांग पटकाई नेशनल पार्क अभी रिसेंटली इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला है, असम राज्य का 7वां नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रेगुलर हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 जून को। तो 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। अगर 11 जुलाई की बात करें तो 11 जुलाई को इंटरनेशनल पॉपुलेशन डे है, यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इंटरनेशनल पॉपुलेशन डे है या विश्व जनसंख्या दिवस कह सकते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। 3 मार्च को क्या आता है, तो 3 मार्च को वर्ल्ड लाइफ डे होता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। इसका मतलब होता है विश्व वन्य जीव दिवस। तो विश्व वन्य जीव दिवस या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है, तो 3 मार्च को मनाया जाता है। 26 नवंबर की बात करें तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इसीलिए इस दिन को भारत सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर मनाने का फैसला किया है। कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी संविधान दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया है। और 26 नवंबर इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का सबसे पहला बजट पेश किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, तो आर के शनमुखम चेट्टी के द्वारा किया गया था। और आर के शनमुखम चेट्टी की अगर बात करें तो ये भारत के सबसे पहले वित्त मंत्री हैं। तो भारत के सबसे पहले वित्त मंत्री कौन है, तो आर के शनमुखम चेट्टी हैं, जिन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था 26 नवंबर 1947 को। फिर इसी से रिलेटेड है कि 2023 वर्ष के लिए विश्व पर्यावरण दिवस का विषय क्या है, यानी थीम क्या है। थीम ऑफ द ईयर 2023 ऑफ द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे क्या होता है, तो आपके सामने ऑप्शन है, उसमें से सही आंसर क्या है, ए। तो 2023 का अगर थीम पूछा जाए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का तो सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन होगा विद हैशटैग बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। तो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन का ही एक प्रक्रम है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक सोल्यूशन। और बीट प्लास्टिक पोल्यूशन भारत में जब मेजबानी मिली थी 2018 में, तो उस समय भारत की मेजबानी के लिए बीट प्लास्टिक पोल्यूशन दिया गया था। अगर 2024 की अगर थीम या फोकस वर्ड अगर देखा जाए तो क्या होगा, तो लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस है 2024 के लिए। 2022 की अगर बात करें तो ओनली वन अर्थ था विषय इन्वायरमेंट डे के लिए। और 2021 का अगर बात की जाए कि थीम क्या थी, तो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन था। तो इस तरीके से पिछले वर्षों के भी थीम हम लोगों ने जिक्र कर लिया ऑप्शन के हिसाब से। फिर अगला इसी से रिलेटेड है कि 2023 वर्ष के लिए विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश किसे बनाया गया है। तो विश्व पर्यावरण दिवस ऐसा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जिसमें होस्ट कंट्री भी डिसाइड की जाती है हर साल के लिए। तो मेजबान देश कौन सा बनाया गया है 2023 वर्ष के लिए, नीदरलैंड के साथ कोटे डी आयर, यानी पार्टनरशिप में दोनों देशों को जिम्मेदारी दी गई है मेजबानी करने के लिए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की। तो नीदरलैंड के साथ कोस्टे आइडिया। और नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम होती है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम होती है। और पाकिस्तान तो आप जानते ही होंगे। सऊदी अरब की अगर बात करें तो सऊदी अरब की जो राजधानी होती है रियाद होती है। और खास बात यह है कि 2024 का अगर मेजबान देश अगर पूछा जाए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का, तो सऊदी अरब को मिला है। और ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे और मेजबानी कौन डिक्लेयर करता है, तो यूनेप के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। यूनेप क्या है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है। और इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो इसका हेडक्वार्टर होता है नैरोबी। और नैरोबी किस देश की राजधानी है, केनिया की राजधानी है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
फिर अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर यानी WWF के लोगो मतलब सिंबल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो लोगो के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो WWF जो एक वन्य जीव से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है, इसका लोगो में कौन से जानवर को सिंबल के तौर पर रखा गया है, हिरन को, पांडा को, ऊंट को, शेर को, तो किस चीज़ का, तो पांडा को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पांडा की तस्वीर है और ये WWF के लोगो के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पांडा की अगर बात करें तो ये बहुतायत में या ओरिजिन अगर देखा जाए तो ये किस देश से बिलोंग करता है, चाइना। तो चाइना ओरिजिन है, यानी चाइना में सबसे ज़्यादा पांडा पाए जाते हैं। इंडिया में भी पांडा पाए जाते हैं लेकिन रेड पांडा पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश साइड में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। भारत के प्रथम अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के किस सिद्धांत के लिए 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे सबसे 2-3 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे कि भारत के प्रथम अर्थशास्त्री कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, अमर्त्य सेन। और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कौन से ईयर में मिला था, 1998 में मिला था। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो नोबेल पुरस्कार मिला गया था वो किस अर्थशास्त्र के सिद्धांत के लिए अमर्त्य सेन को मिला था। तो इसमें से 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से सही क्या होगा, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। और इसको इंग्लिश में कह सकते हैं वेलफेयर इकोनॉमी के लिए, वेलफेयर इकोनॉमी के लिए अमर्त्य सेन जी को नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में। और भारत के प्रथम अर्थशास्त्री हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और भारत में सबसे पहली बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर जी को। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में पहली बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को शांति का नोबेल पुरस्कार, सॉरी लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार मिला था, साहित्य का गीतांजलि के लिए। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स की अगर बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, ये इंस्टीट्यूट है और इंस्टीट्यूट से रिलेटेड एग्जाम में अक्सर करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन है आगरा, लखनऊ, सहारनपुर, मथुरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मथुरा होगा। ठीक है, तो मथुरा इसका आंसर है। बकरियों के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, तो मथुरा में। एक चीज़ और जान लीजिए कि मथुरा में एक हाल ही में हाथियों के लिए, एलिफेंट्स के लिए हॉस्पिटल खोला गया है। तो ये भारत का सबसे पहला एलिफेंट्स हॉस्पिटल है जो कहाँ पर खोला गया है, मथुरा में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ओजोन के संरक्षण से या कार्बन के उत्सर्जन से या जनसंख्या वृद्धि से या जलवायु परिवर्तन से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ओजोन के संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर देशों का जो हुआ था 16 सितंबर को हुआ था 1987 में। और इसीलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से रिलेटेड है, इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन डे भी मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है, ओजोन से रिलेटेड है। और 1989 में 1 जनवरी को इसे लागू किया गया था और इंडिया ने इसको 1992 में अपनाया, यानी इसको फॉलो किया इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, ओजोन से रिलेटेड है। और ओजोन की अगर बात करें तो ओजोन एक O3 का गैस का लेयर होता है जो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, वो पृथ्वी पे आने से रोकती है। और इससे हमको फायदा ये होता है कि बहुत सारी स्किन जो डिजीज होती हैं वो नहीं होती हैं। अगर ये नहीं रहता तो हमारे स्किन डिजीज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कैंसर जैसी बीमारियाँ हो जाती। तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट होता है और इसी को संरक्षण करने के लिए, ओजोन के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था। जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड क्योटो प्रोटोकॉल है जो जापान में एक बैठक हुई थी, उसमें ये पारित किया गया था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, ओजोन से, और क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट से। अगला है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, IMF के द्वारा, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा हर साल वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। और विश्व बैंक के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है, एनुअल रिपोर्ट, उसको वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कहते हैं। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, विश्व बैंक जारी करता है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है, तो IMF जारी करता है। और इन दोनों का हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका सही आंसर होगा वाशिंगटन DC है, वाशिंगटन DC। निक्की किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, तो ये आपको बताना है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, तो इसका सही आंसर होगा टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज जो जापान में स्थित है। तो इसका इंडेक्स क्या है, निक्की। जैसे हमारे देश में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, उसका मुख्य इंडेक्स क्या होता है, सेंसेक्स होता है। उसी तरीके से जापान के टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का जो मुख्य सूचकांक होता है उसका नाम क्या है, निक्की होता है। और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करें तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का जो मुख्य सूचकांक होता है उसको हम डाउ जोन्स कहते हैं। आप लोग सुने भी होंगे डाउ जोन्स, कहीं कहीं नॉस्डैक भी आप सुने होंगे, नस्डैक। तो नस्डैक भी इंडेक्स है और डाउ जोन्स भी है जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का है। फिर किस मुद्रा को पेपर गोल्ड मुद्रा के नाम से जाना जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पेपर गोल्ड करेंसी किसे कहते हैं, तो यूरो को या अमेरिकी डॉलर को या येन को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो किस मुद्रा को कहते हैं, इस मुद्रा का नाम क्या है, तो SDR को हम कहते हैं स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, यानी विशेष आहरण अधिकार। तो विशेष आहरण अधिकार किस देश की मुद्रा है, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ये किसी देश की मुद्रा नहीं होती है, ये IMF की मुद्रा होती है। ठीक है, तो IMF की मुद्रा का नाम क्या है, SDR यानी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। और इसको हम पेपर गोल्ड भी कहते हैं या कहीं कहीं हम इसको आर्टिफिशियल करेंसी भी
कहते हैं। आर्टिफिशियल करेंसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कोई फिजिकल फॉर्म में करेंसी नहीं होती है, ये बस लेन देन के लिए एक मेंटेन होता है। जैसे कि बुक कीपिंग एंट्री होती है, आईएमएफ के पास एक बुक होती है, उसमें एक देश से दूसरे देश में जो भी लेन देन होता है उसमें लिखा पड़ी होती है, तो इस बुक में जो एंट्री होती है वही एचडीआर के तौर पर लिखा जाता है। तो कोई फिजिकल फॉर्म में करेंसी नहीं होती है, तो इसलिए एचडीआर को हम आर्टिफिशियल करेंसी या पेपर गोल्ड करेंसी भी कहते हैं। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा? डी। अगला है गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो आप यहाँ पे ऑप्शन है शहद, बागवानी, जूट और कपास। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, तो इसका सही आंसर होगा जूट। देखिए एक चीज़ कंफ्यूजन यहाँ पे ना हो तो बता दें कि गोल्डन अगर रिवॉल्यूशन पूछा जाएगा, गोल्डन रिवॉल्यूशन पूछा जाएगा तो इसके दो आंसर होंगे। तो गोल्डन रिवॉल्यूशन हनी प्रोडक्शन को भी कहते हैं और हॉर्टिकल्चर को भी कहते हैं, लेकिन यही अगर गोल्डन के साथ क्या जुड़ जाए, फाइबर जुड़ जाए, फाइबर, तो इसको हम आंसर चेंज हो जाएगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा? जूट। लेकिन अगर यहीं सिल्वर आ जाए, सिल्वर रिवॉल्यूशन, सिल्वर रिवॉल्यूशन अगर पूछ दिया जाए तो ये किस प्रोडक्शन से रिलेटेड है? तो एग से रिलेटेड है, तो एग के प्रोडक्शन को हम सिल्वर रिवॉल्यूशन कहेंगे। लेकिन यहीं पे अगर सिल्वर के साथ फाइबर अगर शब्द जुड़ जाए, सिल्वर फाइबर जुड़ जाए, तो इस रिवॉल्यूशन को हम क्या नाम देंगे? तो ये किस चीज़ के प्रोडक्शन को कहेंगे? कपास के। तो कपास के प्रोडक्शन को सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन कहते हैं और जूट के प्रोडक्शन को गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है। अगला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो रत्नागिरी महाराष्ट्र में, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में, लखीमपुर खीरी में और धमतरी छत्तीसगढ़ में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क सिचुएटेड है। ठीक है। अगला है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में है। ठीक है, तो वाराणसी में स्थित है। लखनऊ के एयरपोर्ट को चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहते हैं। बेंगलुरु के एयरपोर्ट को केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पे, किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में। तो बिल्कुल सही आंसर है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में किस शहर के पास है? तो मुंबई, मुंबई में है ये एलिफेंटा केव। बीच में टापू है, समुद्र के बीच में। 7 राज्यों की बहनों में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो आप जानते हो कि नॉर्थ ईस्ट में स्टेट्स हैं उनको 7 सिस्टर ऑफ स्टेट्स कहते हैं। तो इसमें से ऑप्शन में से कौन सा ऐसा स्टेट है जो 7 बहनों में या 7 सिस्टर में नहीं काउंट होता है? तो आपके सामने ऑप्शन है सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम 7 सिस्टर में काउंट नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये सिक्किम है, सिक्किम है। और बाकी के जितने भी राज्य हैं जो 7 सिस्टर में काउंट होते हैं, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय, ये सब 7 सिस्टर में आते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। ये एरिया को हम चिकन नेग या सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। तो ये जो एरिया है इस 7 सिस्टर को सिक्किम से अलग कर देता है। तो सिक्किम अलग हो जाता है 7 सिस्टर से। और 7 सिस्टर याद करने के लिए एक फार्मूला होता है M3। M3 का मतलब क्या हुआ? मणिपुर, मिजोरम और मेघालय। तो ये 3 M हो गए। फिर ए स्क्वायर का मतलब असम और अरुणाचल प्रदेश, असम और अरुणाचल प्रदेश। और फिर NT कर देंगे, NT। तो N फॉर नागालैंड और T फॉर त्रिपुरा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं 7 सिस्टर को। और त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से विदेशी सीमा से घिरा हुआ है। विदेशी सीमा क्या लगती है त्रिपुरा के साथ? तो ये त्रिपुरा है। और यहाँ पे देखें इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, 3 तरफ से ये विदेशी सीमा से घिरा हुआ है। और विदेशी सीमा है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेशी सीमा से ये लगा हुआ है त्रिपुरा, इसलिए 3 पूरा यानी 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य है त्रिपुरा। छाऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और ऊपर के सभी। तो ये आपके सामने ऑप्शन है, तो बताना है सही आंसर। छाऊ नृत्य किससे संबंधित, किस राज्य से संबंधित है? तो बिल्कुल सही, तीनों से संबंधित है, यानी उपयुक्त सभी सही आंसर होंगे। पश्चिम बंगाल में भी छाऊ डांस होता है, उड़ीसा में भी और झारखंड में भी। भारत में सबसे समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? तो आपके सामने ऑप्शन है पुडुचेरी, साइलेंट वैली केरल, सिलिकॉन वैली बेंगलुरु और जैसलमेर राजस्थान। तो इसका सही आंसर है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। और राज्य स्तर पर अगर पूछा जाए यानी स्टेट लेवल पर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता किस राज्य में पाई जाती है? तो केरल में। तो वैसे अगर देखा जाए तो हमारे देश का जो मानचित्र है उसमें जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। और इस वेस्टर्न घाट में केरल राज्य है, इस केरल राज्य में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। और इस केरल राज्य में जो सबसे छोटा एरिया है साइलेंट वैली, शांत घाटी, ये नेशनल पार्क भी है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो याद रखिएगा कि अगर बड़े क्षेत्र में अगर देखा जाए तो वेस्टर्न घाट में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, राज्य स्तर पर देखा जाए तो केरल में, और छोटे स्तर पर देखा जाए, छोटे एरिया में देखा जाए तो साइलेंट वैली में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। अगला है गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। गोरखपुर परमाणु संयंत्र कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर है हरियाणा में है। ठीक है, तो हरियाणा में गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, याद रखिएगा, ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। WTO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे WTO की बात हो रही है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन की बात हो रही है। और इसका मुख्यालय अगर पूछा जाएगा तो इसका सही आंसर क्या होगा? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। इवन कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका पहला शब्द W हो और लास्ट में O हो तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? जेनेवा। इवन कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ILO फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, पहला ऑर्गेनाइजेशन अगर पहला शब्द I हो और लास्ट में क्या हो?
ओ हो तो उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ होगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में होगा। बस किसको छोड़कर, आईएमओ को छोड़कर, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन में है। बाकी के जितने भी पहला शब्द आई हो या डब्ल्यू हो, आई हो या डब्ल्यू हो, बीच में कुछ भी हो और लास्ट में ओ हो, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, जेनेवा में होगा। अगर इसी के साथ एक कन्फ्यूजन और दूर कर लीजिएगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन होता है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी अगर शॉर्ट फॉर्म देखा जाए तो WTO होगा। इसका भी शॉर्ट फॉर्म WTO ही होगा। तो इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो इसका आंसर होगा क्या, मैड्रिड स्पेन। लेकिन कैसे कन्फ्यूजन को दूर करेंगे कि कौन सा WTO का हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है, तो अगर कभी भी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो इसके शॉर्ट फॉर्म में यानी WTO के पहले UN लगा होगा। तो अगर UNWTO है तो ये टूरिज्म वाला है, अगर केवल WTO है तो ये ट्रेड वाला है। ठीक है, तो WTO का हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो जिनेवा, और UNWTO का पूछा जाएगा तो मैड्रिड स्पेन। और UNWTO किससे रिलेटेड है, टूरिज्म से रिलेटेड है। अगला है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर्स भी है और स्टैटिक भी है, और इसका सही आंसर होगा अयोध्या। तो अयोध्या में अभी हाल ही में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ओपन किया गया है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न कहाँ से शुरू किया गया, यानी कब से दिया जाना शुरू किया गया, तो आपके सामने है 1950, 1947, 1954 और 1964। तो इसका सही आंसर होगा 1954 में पहली बार भारत रत्न दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और CV रमन को और C राजागोपालाचारी को, 3 लोगों को दिया गया था। तो CV रमन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और फिर C राजागोपालाचारी, इन 3 लोगों को पहला भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था 1954 में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में स्वीडन में हुई थी। स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाना शुरू किया गया था 1901 में। लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार किस स्थान पर दिया जाता है, ये आप क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो स्टॉकहोम में तो बाकी के जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार जो दी जाती है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दी जाती है। तो जितने भी नोबेल पुरस्कार होते हैं स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, केवल एक को छोड़कर, शांति के नोबेल पुरस्कार को। तो शांति का नोबेल पुरस्कार जो दी जाती है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, तो बी ऑप्शन सही है। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो वैसे नोबेल पुरस्कार की स्थापना तो 1901 में की गई थी, लेकिन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की स्थापना बाद में की गई थी। तो ये 1968 में इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी। इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी, ठीक है, स्थापना की गई थी। लेकिन पहली बार कौन सी ईयर में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो अगर दिया गया था, पूछा जाएगा कि किस वर्ष में दिया गया था अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार, तो 1969 में। स्थापना कब हुआ था, तो 1968 में। ठीक है, अगला है, यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका की किस भाषा में लिखी होनी चाहिए, तो ये आपके सामने ऑप्शन है 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में, या याचिकाकर्ता की अपनी मातृभाषा में, या केवल अंग्रेजी में, या हिंदी या अंग्रेजी में। तो बिल्कुल इसका सही आंसर है केवल अंग्रेजी में। तो आज के सिस्टम के हिसाब से देखा जाए तो जो भी हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, अगर आप PIL दाखिल करते हैं तो आपको केवल इंग्लिश में ही PIL दाखिल करनी होगी। भूटान की मुद्रा का नाम क्या है, तो पहला ऑप्शन है भूटानी रुपया, नेगुलट्रम, रुफिया या रेनमिनबी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो नेगुलट्रम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूटान की मुद्रा अक्सर करके पूछी जाती है। नेगुलट्रम है इसका आंसर। भूटान की राजधानी थिम्पू होती है। रुफिया की अगर बात करें तो ये मालदीव की करेंसी होती है, मालदीव की करेंसी का नाम है रुफिया। रेनमिनबी की बात करें तो ये चीन की करेंसी का नाम है। अगला है, रॉफ किस राज्य का लोक नृत्य है, तो रॉफ एक डांस होता है और किस राज्य से संबंधित है, तो ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। तो बिल्कुल सही आंसर है, तो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड ये लोक नृत्य होता है रॉफ। संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव का नाम क्या है, जो इस समय महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं किसके, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस के, तो कोफी अन्नान, बान की मून, एंटोनियो गुटेरस और ट्रिगवे लाई। तो इसका सही आंसर है एंटोनियो गुटेरस। तो एंटोनियो गुटेरस इस समय महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र के। कोंकणी किस राज्य की भाषा होती है, तो आपके सामने ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा और तमिलनाडु। तो बिल्कुल सही आंसर है गोवा। तो गोवा की जो राज्य भाषा होती है वो कौन सी होती है, कोंकणी होती है। पेरू की राजधानी का नाम क्या है, तो आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, लीमा। तो पेरू की राजधानी क्या होती है, लीमा होती है। किस देश की राजधानी का नाम अस्ताना से बदलकर नूर सुल्तान कर दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी कैपिटल चेंज किया गया है। तो अस्ताना पहले नाम हुआ करता था, अब नूर सुल्तान कर दिया गया है। तो किस देश का, तो उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कजाकिस्तान का पुराना नाम क्या था, अस्ताना। अब सॉरी, कजाकिस्तान की पुरानी राजधानी का नाम क्या था, तो अस्ताना, और अब नई राजधानी का नाम क्या है, नूर सुल्तान। तो नाम केवल चेंज किया गया है, शहर वही है। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु में गुइंडी नेशनल पार्क भी स्थित है। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है, तो अभी हम लोगों ने इसके प्रीवियस क्वेश्चन पढ़े, तो इसका सही आंसर क्या होगा, केरल। बायोडाइवर्सिटी के मामले में सबसे ज़्यादा रिच एरिया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिलेटेड अगर देखा जाए तो वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 18 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे। भारत का पहला विश्व धरोहर शहर कौन सा है, तो भारत का पहला विश्व धरोहर शहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, अहमदाबाद।
श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं? तो आपके सामने ऑप्शन है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर सलीम अली। तो इसका सही आंसर है तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन की अगर बात करें तो इनको फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है और ये अमूल कंपनी के संस्थापक भी रहे हैं। फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। और एम एस स्वामीनाथन की अगर बात करें तो ये फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन का रहे हैं, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, भारतीय हरित क्रांति के जनक। और अभी 2024 में इनको भारत रत्न के लिए भी नॉमिनेट किया गया है, इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन। और अगर विश्व के स्तर पर देखा जाए फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये तो इंडियन लेवल पे इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन अगर पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग है, नॉर्मन बोरलॉग। इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, नॉर्मन बोरलॉग। और डॉक्टर सलीम अली की अगर बात करें तो डॉक्टर सलीम अली बर्ड से रिलेटेड हैं, पंछी विज्ञान से रिलेटेड हैं, पंछियों के अध्ययन से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन आर्किपिलागो की उपयुक्त परिभाषा है? तो आर्किपिलागो किसे कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने, एक गोलाकार मूंगा चट्टान जो उथले लेगून को घेरती है, तो ये कोई ऑप्शन सही नहीं है। एक श्रृंखला या द्वीपों का समूह एक साथ समूहकृत हो, तो यानी जो आइसलैंड के जो ग्रुप ऑफ आइसलैंड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आर्किपिलागो कहते हैं। तो याद रखिएगा, तो ग्रुप ऑफ आइलैंड को हम क्या कहते हैं? आर्किपिलागो कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह होता है? तो सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इंडोनेशिया है। याद रखिएगा, द्वीपों का देश कहा जाता है इंडोनेशिया को, हजारों लाखों द्वीप हैं इंडोनेशिया में। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है, यानी गोल्डन रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं? अभी प्रीवियस क्वेश्चन में इससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो गोल्डन रिवॉल्यूशन शहद हनी के प्रोडक्शन को भी कहा जाता है और हॉर्टिकल्चर को भी कहा जाता है। तो इस तरीके से क्या आंसर हो जाएगा? तो ए और बी दोनों सही होंगे। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी किताब है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस किताब के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी हैं। और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इन्होंने ही भारत में सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किए थे 1867-68 के दौरान। और इनके अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी निकल के आई थी? 20 रुपया। 1954 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्रथम व्यक्तियों को प्रदान किया गया था। तो इनमें कौन से प्रथम व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न दिया गया था 1954 में? तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये डिक्लेयर कर चुके हैं। तो सही आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राजागोपालाचारी। इन तीनों को 1954 में पहला भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन सा है? नेशनल एक्वेटिक एनिमल किसे संज्ञा दी गई है? तो पेंगुइन, डॉल्फिन, पांडा, कछुआ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डॉल्फिन। डॉल्फिन हमारे देश का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। IIRS यानी भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ पे स्थित है? यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? देहरादून। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान यानी पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? तो लखनऊ, कानपुर, आगरा, मुरादाबाद। तो इसका सही आंसर होगा कानपुर। चारकुला नृत्य लोक नृत्य किस राज्य का नृत्य है? ये अभी PCS RARO में भी पूछा गया था, यूपी PCS RARO में। और चारकुला नृत्य से संबंधित अगर राज्य पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश सही होगा। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या ब्रज क्षेत्र में चारकुला नृत्य होता है। निम्नलिखित में से किस जिले में नरूरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नरूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो आगरा जिले में है, बुलंदशहर में है, या इलाहाबाद में है, या मिर्जापुर में? तो इसका सही आंसर होगा बुलंदशहर जिले में नरूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थित है। रानी की बावड़ी विश्व धरोहर स्थल किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में और बिहार में? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात में रानी की वाव, एक ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। होयसला का मंदिर जिसको यूनेस्को के द्वारा क्या डिक्लेयर किया गया है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया और अभी हाल ही में डिक्लेयर किया गया और भारत का ये 42वां विश्व धरोहर स्थल है। तो ये होयसला का मंदिर ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक। तो बिल्कुल सही आंसर क्या है? कर्नाटक। तो धन्यवाद हमारे इस यूट्यूब पे अब बने रहने के लिए, शुरू से अंत तक देखने के लिए वीडियो को, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर कोई भी क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और हमारे 2 वेबसाइट्स हैं, topedu.in जहाँ पे कंटेंट आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स के, और जॉब से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स पे। और आप टेलीग्राम के जरिए यहाँ से जुड़ सकते हैं, ठीक है? तो इसको स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।